तो हम पिछली कक्षा में मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ रहे थे और ये बताया था कि आपको कि मार्क्स वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में ये मानता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं जिन्हों में निरंतर संघर्ष रहता है। तो देखिए, मार्क्स ये मानता है कि समाज में जो है पूंजीपति और श्रमिक दोनों, मार्क्स का मानना है कि समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों को एक दूसरे की जरूरत होने के बावजूद भी दोनों के हितों में परस्पर विरोध या संघर्ष रहता है। देखिए, मार्क्स का मानना है कि समाज में दो वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, लेकिन ये दोनों वर्ग ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों को एक दूसरे की जरूरत होने के बावजूद भी दोनों के हितों में परस्पर विरोध या संघर्ष रहता है। तो देखिए, हमने देखा समाज की जो मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में समाज की 6 अवस्थाएं बताई थी। उनमें हमने देखा प्रत्येक अवस्था में मार्क्स ने 2 वर्ग माने हैं, जिसका हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था और ये बताया था कि आपको मार्क्स ने प्रत्येक समाज की अवस्था में 2 वर्ग माने हैं जिनके हितों में हमेशा टकराव रहता है। तो देखिए, मार्क्स का ये मानना है कि समाज की संरचना इन 2 वर्गों पर आधारित है और समाज इन 2 वर्गों से ही निर्मित हुआ है, इसलिए समाज में इन दोनों वर्गों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधान स्थान है। तो मार्क्स ये मानता है कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, चाहे से हम दूसरी अवस्था में इसे दास या स्वामी माने या सामंतवादी अवस्था में इसे सामंत और हम इसे कृषक माने और पूंजीपति अवस्था में पूंजीपति और श्रमिक माने, तो इसमें हम नाम अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से इसमें नाम परिवर्तित हो सकता है, लेकिन रहते ये 2 वर्ग ही हैं। तो मार्क्स ये कहता है कि इन दोनों वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता होने के बावजूद भी, क्योंकि ये वर्ग एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के हितों में परस्पर विरोध या संघर्ष रहता है। तो मार्क्स ये कहता है कि समाज की संरचना में इन दोनों ही जो है वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे की आवश्यकता होने के बावजूद भी इन दोनों के हितों में निरंतर संघर्ष रहता है। तो मार्क्स ये कहता है कि श्रमिक वर्ग जो है वो ये चाहता है कि मुझे और अधिक मजदूरी मिले ताकि मैं मेरा गुजारा और अच्छी तरह से कर सकूं, क्योंकि उसे जो मिलता है उसमें वह अपना जीवन का भरण पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता। तो मार्क्स ये मानता है कि श्रमिक वर्ग का जो है हित वो इसमें है कि उसे और अधिक मजदूरी मिले, जबकि पूंजीपति का हित इसमें है कि पूंजीपति ये चाहता है कि इसे और अधिक मुनाफा उसकी जेब में जाए, जिससे वो और अधिक जो है अमीर बने, धनी बने। तो इस प्रकार मार्क्स का ये मानना है कि समाज के 2 वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष व्याप्त रहता है। तो मार्क्स का ये मानना है कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों एक दूसरे की जरूरत होने के बावजूद दोनों में जो है दोनों के हितों में परस्पर विरोध या संघर्ष रहता है कि पूंजीपति
और अधिक धनिक होना चाहता है और श्रमिक वर्ग जो होता है उसे और अधिक मजदूरी के लिए वो प्रयासरत रहता है ताकि वो अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सके। तो इस प्रकार से मार्क्स का ये मानना है कि इन दोनों वर्गों में, इन दोनों के हितों में निरंतर टकराव होता है। तो मार्क्स ये मानता है कि वर्ग संघर्ष जो है वो सदैव बना रहता है। तो देखिए मार्क्स का ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वर्ग संघर्ष की धारणा में मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना व्यक्त करता है, लेकिन पूंजीवादी अवस्था का विनाश की बात मार्क्स करता है और ये मानता है कि पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीज निहित हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मार्क्स का यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा ये प्रतिपादित किया है कि ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो दो विरोधी वर्गों के हितों पर आधारित है, जो कि समाज की अवस्था में दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी दोनों के हितों में टकराहट होती है और इस टकराहट के कारण ही दोनों वर्गों में जो है निरंतर संघर्ष रहता है। तो इस प्रकार मार्क्स का यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में सदैव ही दो वर्गों को मानता है और ये मानता है कि सदैव इन दो वर्गों में निरंतर संघर्ष रहता है, क्योंकि दोनों के हितों में टकराहट होती है, दोनों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं और इस कारण से मार्क्स दोनों वर्गों में जो है सदैव संघर्ष की जो है बात करता है। और इस प्रकार से मार्क्स का यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में दो वर्गों की बात करता है, जिनके दोनों वर्गों के हितों में जो इनके हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं और इनमें जो है संघर्ष सदैव व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो निरंतर संघर्ष की बात करता है दोनों वर्गों में। तो देखिए मार्क्स जो है ये मानता है कि पूंजीवादी अवस्था में मजदूरों की जो संख्या बढ़ती रहती है और इस प्रकार से वो कहता है कि जो पूंजीवादी अवस्था है वो मजदूरों का निरंतर शोषण करती है और इस शोषण के कारण समाज में जो है वर्ग वाली व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। तो देखिए तो इस प्रकार मार्क्स ने जो है बुर्जुआ तथा श्रमजीवी की बात की है कि मार्क्स ये कहता है, जो मैंने बताया था आपको, पूंजीपति श्रमिक दो वर्गों की बात मार्क्स करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स अपने जो है सिद्धांत का आधार वर्ग, तो देखिए इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स समाज का आधार वर्ग समन्वय तथा वर्गीय चेतना को न मानकर समाज का आधार को न मानकर
समाज का आधार वर्ग संघर्ष को मानता है। समाज का आधार वर्ग संघर्ष को मानता है। वर्ग संघर्ष को मानता है, अर्थात समाज में दो विरोधी वर्ग होते हैं, अर्थात समाज में दो विरोधी वर्ग सदैव रहते हैं। दो विरोधी वर्ग सदैव रहते हैं जिनके हितों में सदैव संघर्ष व्याप्त रहता है। सदैव संघर्ष व्याप्त रहता है। तो देखिए, मार्क्स जो है दो विरोधी वर्गों की बात करता है कि समाज का आधार वर्ग संघर्ष है। तो इस सिद्धांत के द्वारा वो वर्ग सहयोग, वर्ग समन्वय, वर्ग चेतना को न मानकर अपने समाज का आधार वर्ग संघर्ष को मानता है। और ये कहते हैं कि समाज में दो विरोधी वर्गों का होना बहुत ही अनिवार्य है जिनके हितों में सदैव संघर्ष और टकराहट रहती है। तो इस प्रकार से मार्क्स का यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है समाज में हमेशा संघर्ष की बात करता है। तो देखिए, अब हम इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचना क्या है। तो देखिए, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना। तो देखिए, मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत में हमने बताया कि किस प्रकार से मार्क्स समाज के दो वर्गों की बात करता है कि हमेशा दो वर्ग रहते हैं जिनके हितों में हमेशा टकराहट होती है और इस कारण से समाज में सदैव इन दोनों विरोधी वर्गों में संघर्ष रहता है। अब हम देखते हैं कि विद्वानों ने इसकी आलोचना की है कि इसमें जो कमियां हैं उन कमियों को बताया कि इसमें क्या क्या कमियां हैं सिद्धांत में। तो पहला पॉइंट है, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं है। पहली आलोचना है कि सामाजिक जीवन का मूल तत्व, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। सहयोग है, संघर्ष नहीं। देखिए, पहला पॉइंट आलोचना का ये है कि आलोचकों का ये मानना है कि सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में मिलजुल कर रहता है। जैसा कि अरस्तु ने बताया कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज में नहीं रहता वो पशु है या देवता। अरस्तु ने इस बात को जो है स्पष्ट रूप से उसका प्रतिपादन किया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है
और हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके जीवन में सहयोग और सामंजस्य की भावना, समन्वय की भावना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा वो संघर्ष में ही नहीं रहता, उसके जीवन में सदैव लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, वो सद्गुणों से युक्त होता है और इसके जीवन में सहयोग और अन्य मूल्य आदर्श भी उसके जीवन में होते हैं। और इस प्रकार मानव जीवन का जो प्रमुख तत्व सहयोग है उसको मार्क्स ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, क्योंकि मार्क्स के सिद्धांत में केवल हम समाज की जो संरचना वर्ग संघर्ष पर आधारित मानते हैं कि समाज वर्ग संघर्ष पर आधारित है, जबकि हम देखते हैं कि समाज में सहयोग समाज सहयोग पर आधारित होता है, क्योंकि समाज में सभी लोग मिलजुल कर चलते हैं और इस मिलजुल कर चलने की भावना के कारण ही समाज निरंतर उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार जो मार्क्स ने अपने सिद्धांत में सहयोग जो मानव जीवन का महत्वपूर्ण तत्व है उसकी उसने उपेक्षा की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, आलोचक कहते हैं कि मानव जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं है, जिसकी जो है मार्क्स ने बिल्कुल जिसे उपेक्षा की है। अगला आलोचना का बिंदु है कि समाज के केवल दो वर्ग ही नहीं है। तो देखिए, समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं है। अगला पॉइंट है आलोचना का, समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं है, दो वर्ग ही नहीं है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स कहता है समाज में दो वर्गों की बात करता है और वो कहता है कि समाज में प्रत्येक अवस्था में दो वर्ग रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि समाज में केवल दो वर्ग नहीं है, तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे हम बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग कहते हैं, जिसकी उपेक्षा मार्क्स करता है। तो देखिए, समाज में इन दो वर्गों के अलावा, समाज में इन दो वर्गों के अलावा एक तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग भी होता है, जिसे हम बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग भी कहते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग भी कहते हैं। तो देखिए, मार्क्स समाज के जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग, उसका जो है वो उसकी उपेक्षा करता है। तो देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग में वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, टेक्नीशियन सब इसी वर्ग में आते हैं और मार्क्स इस वर्ग की उपेक्षा करता है, जो कि समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है, जिसे अरस्तु ने अपने सिद्धांत में इसे महत्वपूर्ण वर्ग माना है और अरस्तु ने मध्यम वर्ग का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो मार्क्स ने इस मध्यम वर्ग को पूरी तरह से इसकी उपेक्षा की है, जो कि समाज का महत्वपूर्ण वर्ग है, जिसे हम बुद्धिजीवी वर्ग भी कहते हैं और समाज की बहुसंख्या इसमें आती है। तो ये समाज का सबसे बड़ा वर्ग होता है जिसकी मार्क्स उपेक्षा करता है। तो देखिए, इस प्रकार से अगली आलोचना है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं है। अगली आलोचना है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं है। तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक वर्ग को एक मार्क्स मानता है, जबकि सामाजिक और
सामाजिक और आर्थिक वर्ग सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं है। तो देखिए मार्क्स सामाजिक और आर्थिक वर्ग को एक मानने की भूल करता है, जबकि सामाजिक और आर्थिक वर्ग दोनों अलग अलग हैं। आर्थिक वर्ग आर्थिक संरचनाओं से संबंधित है, जबकि समाज का जो सामाजिक वर्ग है जिसमें हम देखते हैं जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब चीजों से संबंधित है। तो मार्क्स जो है सामाजिक और आर्थिक वर्ग दोनों को एक ही मानने की भूल करता है, जबकि दोनों वर्ग क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मार्क्स सामाजिक और आर्थिक वर्ग दोनों को एक ही मानता है, जबकि दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार मार्क्स अपने चिंतन में सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक ही मान लेता है। तो समाजशास्त्री कहते हैं कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर बांटना गलत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम समाज को ठीक से समझने के लिए जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, इन आधारों पर उसे बांटते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो अध्ययन है वो अधूरा ही रहेगा। तो देखिए हम सामाजिक आधारों पर भी समाज को बांटते हैं, जिसमें हम किस प्रकार से समाज को योग्यता के आधार पर, एफिशिएंसी के आधार पर बांटते हैं। तो मार्क्स जो है इसकी उपेक्षा करता है और ये कहता है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगली आलोचना है क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है। तो देखिए क्रांति जो है श्रमिक वर्ग के स्थान पर, क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर, क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है। तो देखिए मार्क्स का मानना है कि वो अपनी जो साम्यवादी अवस्था में बात करता है कि खूनी क्रांति की बात करता है कि राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषणहीन समाज की स्थापना होगी। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जो है श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों की कब्र खोदेंगे और पूंजीपतियों का पूर्णतः सफाया करेंगे, पूर्णतः उनका अंत कर देंगे। खूनी क्रांति की बात करता है, जिसमें हिंसा की बात मार्क्स करता है कि हिंसा के द्वारा श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों का पूरी तरह से अंत कर देंगे। तो देखिए हम इतिहास में हमें देखने को मिलता है, हम इतिहास का जब हम पन्ने पलटते हैं इतिहास के, तो हमें ये देखने को मिलता है इतिहास में जो भी क्रांतियां हुई है उसमें बुद्धिजीवी वर्ग का ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसी के द्वारा क्रांति संपन्न हुई है। तो इतिहास में हम कहीं भी श्रमिक वर्ग के द्वारा देखते हैं कि हमें जो है क्रांति की जो बात है वो हमें नहीं देखने को मिलती। तो मार्क्स सर्वहारा वर्ग की क्रांति की कल्पना करता है, लेकिन अब तक मानवीय इतिहास में जो भी क्रांतियां हुई है उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा हुआ है। तो देखिए मार्क्स सर्वहारा की क्रांति की बात करता है, जिसमें मजदूर क्रांति करेंगे और किस प्रकार से समाज में जो है राजनीतिक शक्ति श्रमिकों के हाथ में आ जाएगी और वही क्या होंगे, राजनीतिक शक्ति का जो है उन्हीं के हाथों में होने से शक्ति का केंद्रीकरण उन्हीं के हाथों में रहेगा। जबकि हम इतिहास में देखते हैं कि जो भी इतिहास में अब तक जो भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई है उसमें श्रमिक वर्ग का कोई भी भूमिका नहीं है, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग का महत्वपूर्ण हमें भूमिका दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है, जो कि हम मार्क्स के चिंतन में बिल्कुल अलग देखने को हमें मिलता है। अगला है कि वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना
प्रबल है। तो देखिए वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना, वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रीयता की भावना प्रबल है। तो देखिए मार्क्स समाज को वर्गीय आधार पर बांटता है और ये बहुत बड़ी भूल होगी कि राष्ट्रीयता के स्थान पर वर्गीयता को प्रधानता देना। ये मार्क्स की सबसे बड़ी भूल है कि समाज को वर्गीय आधार पर बांटना। तो हम ये देखते हैं कि मार्क्स समाज को वर्गीय आधार पर बांटने की बात करता है। ये मार्क्स की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि समाज राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकृत होता है और राष्ट्रीय एकता की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है और मनुष्य जो है अपनी वर्गीय भावना से अधिक राष्ट्रीयता की भावना से अधिक प्रभावित होता है और उसी से वो प्रभावित होकर महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल है, जो कि मार्क्स के चिंतन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो है वर्गीयता पर समाज को बांटने की भूल करता है, जो कि मार्क्स की सबसे बड़ी भूल है। इसी आधार पर हम देखते हैं कि हम इतिहास में देखते हैं कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिल जाते हैं और राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का किस प्रकार से मिलकर जो है वो उनका किस प्रकार विरोध करते हैं। देखिए राष्ट्र के मजदूर पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते थे। देखिए राष्ट्रीय संकट के समय में हम ये देखते हैं कि सभी लोग मिलकर जो राष्ट्रीय संकट से उबरने का प्रयास करते हैं। उस समय वर्गीय चेतना तो एक तरफ हो जाती है और राष्ट्रीयता की भावना सबसे प्रबल हमें दिखाई देती है। तो हम ये देखते हैं कि मार्क्स जो समाज को वर्गीय आधार पर बांटता है उसकी ये सबसे बड़ी भूल है। तो हम ये देखते हैं कि वर्गीय आधार के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना सबसे प्रबल हमें देखने को मिलती है और राष्ट्रीय आपात के समय में हम वर्गीय चेतना को भूलकर जो है राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित होकर एक साथ मिलकर उस संकट से उबरने का प्रयास करते हैं। अगली आलोचना है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। तो देखिए समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। तो देखिए मार्क्स जो है इतिहास को वर्ग संघर्ष पर आधारित मानता है और इतिहास की व्याख्या वर्ग संघर्ष के आधार पर ही करता है। तो हम इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इतिहास केवल वर्ग संघर्ष पर ही आधारित नहीं है। इतिहास में वर्ग समन्वय वर्ग सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। तो मार्क्स केवल जो है एक ही तत्व की बात करता है कि इतिहास केवल वर्ग संघर्ष पर आधारित है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि वास्तव में इतिहास जो है वर्ग समन्वय पर भी आधारित है। अगला पॉइंट है मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं है। तो देखिए मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम मार्क्स द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष के परिणाम मार्क्स द्वारा चित्रित
वर्ग संघर्ष के परिणाम सत्य सिद्ध नहीं है, तो देखिए मार्क्स जो है, मार्क्स के चित्रण में वर्ग संघर्ष के परिणाम में मानता है कि राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की एक दिन स्थापना होगी। और हम देखते हैं उसकी भविष्यवाणी जो है बिल्कुल भी जो है सही सिद्ध नहीं होती। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जो है हम मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष हम देखते हैं इंग्लैंड, अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी श्रमिक जो है काम करते हैं, उनकी स्थितियों में सुधार कर श्रमिक वर्ग के असंतोष को जो है कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से मार्क्स की जो भविष्यवाणी वो करता है कि सर्वहारा का अधिनायकवाद आएगा या राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषणविहीन की स्थापना होगी, तो हम उसकी बात ही गलत साबित होती है। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे विकसित देशों में हम देखते हैं किस प्रकार से श्रमिकों के असंतोष को दूर कर जो है इसमें उनके सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, ताकि वो जो है अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके। तो देखिए इस प्रकार से हम मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसमें हम देखते हैं कि मार्क्स केवल समाज में वर्ग संघर्ष को ही महत्वपूर्ण मानता है। तो इसका सबसे बड़ी उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष का जो एक विचार प्रतिपादित किया जिसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखते हैं कि मार्क्स केवल वर्ग संघर्ष को ही जो है की बात करता है, जबकि हम देखते हैं कि इतिहास में वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय, वर्ग सहयोग भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मार्क्स का यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मार्क्स केवल वर्ग संघर्ष पर इसे मानता है। और इस प्रकार जो है मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में वर्ग समन्वय, वर्ग सहयोग की उपेक्षा करता है, जो कि हम देखते हैं कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी इसकी जो है एक पक्षीय या इसकी दोष हम ये मानते हैं, इसका महत्वपूर्ण दोष ये मानते हैं कि वर्ग समन्वय, वर्ग सहयोग की पूरी तरह से जो है उपेक्षा करता है।